नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे आरती ड्रग्स के ऊपर। इस स्टॉक ने 1 वीक में 13 से 14% का रिटर्न दे दिया है। आप स्क्रीन पर भी आपको दिखता रहेगा। और 1 मंथ में स्टॉक ने 6-6.5% का रिटर्न दिया। पर मैं अगर लॉन्ग टर्म में बात करूं 5 सालों में, तो स्टॉक ने कुछ भी नहीं रिटर्न दिया है। 2020 से लेकर अभी तक स्टॉक ने कुछ भी नहीं रिटर्न दिया। एक रेंज में आता है 350, 400, 500, इसी रेंज में घूम रहा है। इसका ऑल टाइम हाई प्राइस कुछ 700 रुपया था, 800 रुपया था। इसको यहाँ से ऑल टाइम लगाने के बाद ये गिरता ही जा रहा है और एक ही रेंज में फंस गया है। इस वीडियो में भाई ये जानेंगे इनका, तो पहला हम बिजनेस जानेंगे, क्योंकि बिजनेस समझने के बाद हमको स्टॉक के प्राइस के ऊपर हम खुद ही समझ जाएंगे कि स्टॉक का प्राइस आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। तो पहला बिजनेस समझेंगे, उसके बाद मैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर आऊँगा, इनके नेट प्रॉफिट पे आऊँगा, सेल्स पे आऊँगा, और क्या इनका फ्यूचर आउटलुक निकल के आता है, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अभी इनका मार्केट कैप है 5000 करोड़। आगे वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या इनका मार्केट कैप डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है या आधा हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले। पर सबसे पहले हम इनका बिजनेस समझ लेते हैं, और बिजनेस जब हम समझ लेते हैं तो कंपनी को काफ़ी समझना आसान हो जाता है। और जो भाई आरती ड्रग्स में इन्वेस्टेड है नहीं है, उन दोनों को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, नॉलेजफुल होने वाला है। कुछ मार्केट का आपको नॉलेज मिलने वाला है, और इसमें ऐसे नॉलेज मिलने वाला है जो आप डेली बेस पे समझते हो या वो करते हो, मिलते हो, बात करते हो। मतलब ये एक ड्रग्स से रिलेटेड कंपनी है, तो आप फार्मा क्या बोलते हैं, मेडिकल में जाते हो, डॉक्टर से जाते हो, तो डेली लाइफ में आप इस चीज़ को फेस करते हो। तो इसके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए भी नहीं हो तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो पहले इनके हम वेबसाइट पर चलते हैं, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि भाई इनका स्टॉक का प्राइस क्या है क्या नहीं है। सारी चीज़ें आराम से समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना। और भाई देखो, मेरी इंग्लिश थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको भी आप मैनेज कर देना। देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आरती ड्रग्स है, आरती ड्रग्स वो मेडिसिन नहीं बनाता है, वो मेडिसिन का कंटेंट बनाता है। कंटेंट बनाता है, मेडिसिन नहीं बनाता है। और कंटेंट क्या होता है मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखो, मैं इनके कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। API यानी कि एक्टिवेट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। इनके प्रोडक्ट है, देखो, एसोफ्रोलिक, सेलोफॉक्सिक, डेक्लोफेक सोडियम, ये सारे भाई कंटेंट है। बहुत डेंजर नाम रहते हैं। तो डिक्लोफेनिक पोटेशियम, डिक्लोफेनिक डाइटोलेमाइन, ये सारे इनके कंटेंट है। ठीक है, ये कंटेंट यूज़ कहाँ पे होते हैं मैं आपको बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा इस कंटेंट के बारे में। जैसे कि मैं एक मेडिसिन सर्च करता हूँ, डाइक्लोजेम, ठीक है। अब देखो, और एक बात याद रखना, मेडिसिन का नाम से ज़्यादा मेडिसिन के अंदर क्या कंटेंट डाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मेडिसिन का नाम क्या है, डाइक्लोजेम, पर इसके अंदर कंटेंट क्या डाला है, यानी कि दवाई क्या डाली है इसके अंदर, डिक्लोफेक सोडियम एंड पैरासीटामोल। समझा अभी? तो जो ये आरती ड्रग्स है, ये पैरासीटामोल बनाती है, डिक्लोफेक सोडियम बनाती है, और ये सारे कंटेंट बनाती है। तो इसके अंदर ये कंटेंट डाला है। ये कंटेंट बनाने का काम किसका है, आरती ड्रग्स का। और ऐसा नहीं कि आरती ड्रग्स ही केवल कंटेंट बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है। उसके बाद मैं एक देखो मेडिसिन सर्च करता हूँ वापस, सिप्ला की कोई हम मेडिसिन ले लेते हैं, सिप्ला मेडिसिन लिस्ट। तो देखो, सिप्ला की एक, रुको मैं थोड़ा एजीसिप ले लेता हूँ। एजीसिप, हाँ एजीसिप 500 ले लेता हूँ। तो देखो, सिप्ला एक मेडिसिन बनाती है एजीसिप 500। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसका नाम क्या है, पर उसके अंदर ऊपर कंटेंट क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन ये कंटेंट है, एक दवाई, एक रसायन पदार्थ बोल सकते हो, और यही हमारी तबीयत ठीक करती है। अगर मान लो एजीसिप की जगह पे इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, और एजिथ्रोमाइसिन किस रोग में काम आता है मैं वो भी सर्च कर लेता हूँ। एजिथ्रोमाइसिन, ये देखो, मेडिसिन यूजेज इन हिंदी, एक सेकेंड। हाँ, एजिथ्रोमाइसिन उपयोग विभिन्न हल्के और मध्यम संक्रमण, यानी कि ये एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है, जैसे कि त्वचा, कान, गला, फेफड़े और इस सारे चीज़ों रोग में शामिल है। मतलब ये सारे रोग ठीक करता है। गोली कब लेना चाहिए, हर दिन एक समय अपनी दवा लें। गोलियों को कैप्सूल तो इसमें नहीं लिखा है। क्या काम आती है, बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि ये बैक्टीरिया वगैरह मारती है हमारे शरीर का। तो जो एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट है, ये हमारे रोगों को मारती है, हमारी बैक्टीरिया को मारती है। देखो, नाम कुछ भी हो सकता है। देखो, ये कोई दूसरी कंपनी है, उसने अपना नाम क्या रखा है, एस्लिन 500, पर उसके अंदर कंटेंट क्या है, अरे यार नाम इसका हार्ड है, एजिथ्रोमाइसिन इसके अंदर कंटेंट है। तो नाम कुछ भी हो, मेन उसके अंदर क्या कंटेंट मिला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आरती ड्रग्स क्या करती है, कंटेंट बनाती है, और ये कंटेंट अपने क्लाइंट्स को बेचती है, जैसे कि सन फार्मा, इंटास, सिप्ला, इनको अपने कंटेंट्स देती है। और कंटेंट्स देने के बाद वो अपने तरीके से सिप्ला वाले अपना नाम रखेंगे और अपने दवाई में कंटेंट्स को डालेंगे। समझ गए? आपको मैं एक और एग्जांपल से, देखो, इप्का वाला है,
ये भी एजिथ्रोमाइसिन, ये देखो इसने अपना क्या रखा है, एजीबेक्ट नाम रख दिया है, पर उसमें कंटेंट क्या है, एजिथ्रोमाइसिन कंटेंट है, समझ गए। और कभी कभी हम क्या मेडिकल पे जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई डॉक्टर ने बोला है ये दवा दो, या हमारी कोई पुरानी स्ट्रिप रहती, पुरानी मेडिसिन रहती, तो हम बोलते हैं कि भाई ये दवा दो। पर कभी कभी मेडिकल वाला क्या बोलता है कि भाई मेरे पास ये नाम की दवा नहीं है पर सेम कंटेंट की मेरे पास दवा है, समझ रहे हो। मान लो कि आप उसके पास ये एजीबेक्ट लेके गए, इप्का कंपनी का है ना, एजीबेक्ट लेके गए और मेडिकल वाले को बोलते हो कि भाई मुझे एजीबेक्ट 500 दो, ये एजीबेक्ट 500 दो, तो मेडिकल वाला कभी कभी क्या बोलता है कि मेरे पास एजीबेक्ट नहीं है, मेरे पास एसीक्लीन 500 है, नाम अलग है पर कंटेंट सेम है, इसके अंदर भी एजिथ्रोमाइसिन मिलाया हुआ है, और अरे भाई ये कहाँ चला गया, इसके अंदर भी एजिथ्रोमाइसिन मिलाया है और इसके अंदर भी एजिथ्रोमाइसिन मिलाया है, मतलब दोनों के अंदर कंटेंट सेम है, यानी कि दोनों दवाई एक ही काम के लिए आएगी, बैक्टीरिया मारने के लिए, पर इनके नाम अलग है, क्योंकि कंपनी अलग है तो वो तो सब अपने नाम की जो कंपनी रहेगी, जैसे इप्का वाला है वो एजीबेक्ट नाम से निकालेगी, बाद में कोई अदर कंपनी हो एस्लिन नाम से निकालेगी, फिर बाद में कोई अलग कंपनी है तो एजिथॉल नाम से निकालेगी, बाद में कोई अलग कंपनी है वो एजीटेक नाम से निकालेगी। तो ये जो आरती ड्रग्स है, एजिथ्रोमाइसिन अलग अलग कंपनी को सेल करता है, वो अपने नाम से दवाइयाँ निकालती है। अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया रहेगा। मैं इनके लिस्ट भी दिखाऊंगा जो इनके क्लाइंट्स वगैरह है, पहले इनके, और हम आगे बिजनेस को अच्छी तरीके से समझते। आई होप आप समझते रहोगे। इनका काम है कंटेंट बनाना, और ये कंटेंट अलग अलग अपने क्लाइंट्स को देते हैं, जैसे सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, और वो अपने हिसाब से अपना नाम निकाल के दवाई बनाते उस कंटेंट का यूज़ करके। एपीआई पे आ गया तो देख सकते हो ये बहुत सारे कंटेंट बनाते, यहाँ पे लिस्ट है भाई बहुत लंबी, डेक्लोफेक, बाद में डेक्लोफेक, एपोलियम, ये देखो एक ये कंटेंट है निमोस्लाइड, ये क्या यूज़ में आता है, ये बुखार में यूज़ आता है, मतलब बुखार वगैरह जब होता है ना तो हमको निमोस्लाइड कंटेंट वाला मेडिसिन लेना होता है, बुखार सर दर्द। फिर बाद में देखो एंटीबायोटिक ये कंटेंट भी बनाते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लैक्सिन, इंड्रोफ्लैक्सिन बेस, ये सारे नाम है भाई, बहुत खतरनाक नाम है, नॉरफ्लॉक्सिन, ये सारे एंटीबायोटिक है। जब हमको बुखार वगैरह हो जाता है, फीवर वगैरह हो जाता है बारिश में, तो ये सारे कंटेंट वाले मेडिसिन हमको लेने होते हैं, जिसमें ये कंटेंट मिला होता है, मॉक्सिफ्लैक्सिन, नॉरफ्लॉक्सिन, ओफ्लैक्सिन, ये सारे भाई दवाई है, बहुत खतरनाक नाम है। और बाद में देखो एंटी प्रोटोजेल वाले ये कंटेंट भी बनाते, तो ये सारे कंटेंट है इनके, ये सारे ये कंटेंट बनाते, ना कि मेडिसिन बनाते, एक बात को याद रखना। और ये कंटेंट किसको सेल करते हैं, ये देखो ये केटेनोजॉल है, ये शायद जो डेंड्रफ वाली मेडिसिन आती है ना उसमें यूज़ किया जाता है, केटेनोजॉल को, इस कंटेंट को उसमें यूज़ किया जाता है। कोई भी अगर आप डेंड्रफ की दवा उठा लो तो इसमें आपको केटेनोजॉल देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारे भाई ये इनके कंटेंट है। एक यहाँ पे देखो ये नाइसिन है, ये कुछ ताकत के गोलियों में नाइसिन कंटेंट का यूज़ किया जाता है, जो विटामिन्स वगैरह की होती है, देखो हाँ लिखा भी है विटामिन्स, तो विटामिन्स में नाइसिन कंटेंट का यूज़ करता है। तो कंपनी का काम है कंटेंट्स बनाना। ये देखो यहाँ पे और भी आता है स्पेशलिटी इन केमिकल, तो ये बहुत सारे भाई देखो ये कंटेंट, अरे यार लोड नहीं हुआ अभी तक, तो लोड तो समझ गए ना भाई, काफ़ी मतलब थोड़ा हार्ड है समझाना, पर मेरे ख्याल से आप समझ गए होगे। या ये देखो ये सारे ये बेंजेमियन, साइक्लोसाइड, ये सारे केमिकल्स वगैरह बनाते भाई, बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो भाई हमारा मेन मकसद छूट जाएगा स्टॉक के प्राइस। तो ये सारे इनका काम है कंटेंट वगैरह बनाना। बाद में यहाँ पे जब पीछे हम आते हैं तो इनका पहुँच कहाँ कहाँ तक है वो भी मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया, सारी चीज़ें देख लिया हम लोग, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। काफ़ी एक्सपीरियंस भी इनको भाई 1984 से, 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके पास 100 कंट्री में फैले हुए हैं, 50 API मॉलिक्यूल्स है, यानी कि 50 एक्टिवेट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि 50 से भी ज़्यादा इनके पास कंटेंट पड़े, 80 फिनिश प्रोडक्ट है इनके पास। अच्छी बात है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेट्रोफोन इन द वर्ल्ड, तो ये कंटेंट बनाते हैं जिसका नाम है मेटफॉर्मिन, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, लीडिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये मेटफॉर्मिन किस में काम आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मेटफॉर्मिन, ये देखो मेटफॉर्मिन ड्रग्स यूजेस, तो देखो अमाउंट ग्लूकोज शुगर, मेटाबॉलिक हेल्प टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज शुगर इन ब्लड, ये शायद शुगर से रिलेटेड मेडिसिन है, कंटेंट है। मेटफॉर्मिन ओरल टैबलेट का उपयोग टाइप 2 मधुमेह के कारण, हाँ ये शुगर की बीमारी के लिए मेटफॉर्मिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों में ये लीडर है बनाने में, तो काफ़ी भाई अच्छी बात है। अभी तक तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमको, पर इसमें कंपटीशन भी बहुत है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब बहुत सारी कंपनी है मेडिसिन बनाती है भाई, 10,000 से भी ज़्यादा मेडिसिन है, उनके ब्रांड अलग है, नाम अलग है। मतलब मान लो कि एक पैरासीटामोल 500 दवाई है, ठीक है,
वो सिप्ला वाला भी पैरासीटामोल 500 बना रहे, सन फार्मा भी पैरासीटामोल 500 बना रहे, इंटास वाले भी सिप्ला पैरासीटामोल 500 बना रहे, उसके बाद टोरेंट फार्मा भी पैरासीटामोल बना रहे। यानी कि मान लो कि 10,000 कंपनियां हैं, वो एक ही मेडिसिन बना रही है और अपना नाम लगा के बेच रही है, समझ रहे हो। इसके लिए कंपटीशन बहुत है। अगर मैं मेन फार्मा जो कंपनी है उसकी बात करूँ, जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, जाइडूस, बायोकॉन, तो मान लो ये 5 कंपनियां हैं। कंपनियां अलग अलग है पर ये सब अपना ये प्रोडक्ट सेम बना रही है, सब पैरासीटामोल बना रही है, तो कंपटीशन बहुत है इसमें। बाद में देख सकते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन फ्रोमोकोलियंस करके, भाई ये सर्च कर लेना नेट पे। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिंडोजेल इन द वर्ल्ड, काफ़ी अच्छी बात है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेट्रोजोडोल, बेंजोड, भाई ये सारी चीज़ें सर्च कर देना। ये देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केटानोजोल इन द वर्ल्ड। केटानोजोल आपको बताया, जब आप क्या बोलते हैं रूसी वगैरह जो होती है, डेंड्रफ होता है, वो वाली मेडिसिन लेते हो आप, तो आपको ये केटानोजोल देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निबुस्लाइड, जब भी आप कोई क्या बोलते हैं कि फीवर, पेन किलर की दवाई लोगे तो आपको ये सारे कंटेंट उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, निबुस्लाइड वगैरह के। तो भाई बिज़नेस काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ गए रहोगे मेरे ख्याल से। बाद में लेके चलते मैं आपको इनके क्लाइंट्स भी दिखाता हूँ और आगे मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ये तो ऊपर हमने देख ही लिया है। बाद में देखो ये इनके कंटेंट है, यहाँ पे लिख के रखा इन्होंने PDF में। इनके पास 2 डॉक्टर है, 20 करोड़ इन्होंने FY24 में यानी कि 2024 में R&D पे स्पेंड किया था, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया था, अच्छी बात है। 79 मास्टर ग्रेजुएटेड MSc पढ़े, ये डॉक्टर होते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। 50 ग्रेजुएटेड BSc इंजीनियर्स पढ़े, भाई काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद 2 डॉक्टरेट्स पढ़े इनके पास, वो भी अच्छी बात है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर 6 टेक्नीशियन इनके पास पढ़े, वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ये एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं देख सकते हो, 15% यूरोप में, एशिया में 51%, ग्लोबली फैले हुए, काफ़ी अच्छी बात है। नॉर्थ अमेरिका में 14%, 2023 में इनका एक्सपोर्ट था, अब 8% हो गया है, जिसके वजह से हमको स्टॉक में गिरावट भी देखने के लिए मिल रहा है। इनके सेल्स में काफ़ी दिक्कत है जिसकी वजह से, क्योंकि भाई इसमें कंपटीशन बहुत है। लैटिन अमेरिका में देखो पहले 14% का एक्सपोर्ट करते थे 2023 में, अब 2024 में 10% हो गया, मतलब एक्सपोर्ट इनका कम हो रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना। एशिया में इनका बिजनेस बढ़ रहा है, इंडिया कंट्री वगैरह में। बाकी यहाँ पे स्लाइड करोगे तो देख सकते हो कि टॉप 10 कंट्री एक्सपोर्ट, पाकिस्तान, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, टर्की, मेक्सिको, UAE, इजिप्ट, नाइजीरिया, ये सारे कंट्री में अपने ये कंटेंट सेल करते हैं। ये देखो इनके ये भाई क्लाइंट्स है, सिप्ला वाले, एल्कम वाले, एबोट, एलेम्बिक, लुपिन, सन फार्मा, इंडिगो, लेब्रोटेट, भाई फिजर, स्नोफी, लुपिन, ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है और ये इनके क्लाइंट्स है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैनकाइंड्स ये, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, ये मान लो एक मैनकाइंड वाला है, एक एबोट वाला है और बाद में एक लुपिन वाला है, तो तीनों भाई क्या बोलते हैं कि पैरासीटामोल बनाएंगे पर अपना लेबल लगा के बेचेंगे, समझे। और ये पैरासीटामोल जो कंटेंट रहता है किससे खरीदेंगे, आरती ड्रग से। एबोट वाला क्या निकाल देगा कि एबोट पैरासीटामोल, मैनकाइंड वाला क्या निकालेगा, मैनकाइंड पैरासीटामोल, लुपिन वाला क्या निकाल देगा, लुपिन पैरासीटामोल। तो फिर ये अपना नाम लगा के पैरासीटामोल बेचेंगे। और पैरासीटामोल बनाने का काम किसका है, आरती ड्रग्स का। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी बनाती है, ऐसा नहीं कि आरती ड्रग्स ही बनाती है। बाद में ये इनके डिटेल लिखे कि कहाँ पे इनके मेडिसिन वगैरह जाते हैं, तो ये सारी डिटेल में हम नहीं जाएंगे भाई, कुछ काम की नहीं है अपने। फिर बाद में वही सारी चीज़ें लिखी है। API में इनका प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट, ये काफ़ी कैपेक्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। 600 करोड़ का इन्होंने खर्चा किया था। 50% इनका बिजनेस इंडिया वगैरह हमारे आसपास जो कंट्री है वहाँ से आता है और 50% इनका बिजनेस बाहर से आता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो भाई ये था इनके बिजनेस के ऊपर। अभी आते हैं हम इनके बैलेंस शीट के ऊपर। तो देख सकते हो इनका मार्केट कैप है अभी 5,184 करोड़, यानी कि ये काफ़ी स्मॉल कैप की कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। ROC इनका 13% का एक भाई काफ़ी बुरा ROC है। सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर का 5% है और लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ इनका 9% के आसपास है। पर ROC यार उतना अच्छा नहीं। अगर मैं सिप्ला का बात करूँ या किसी एक मेडिसिन का ले लूँ, भाई इनका ROC देखते कितना है, क्योंकि ये मेडिसिन बेचते हैं, ये कंटेंट नहीं बेचते। इनका ROC भाई 22 का है। तो भाई ये आरती ड्रग्स से फिर अच्छा, फिर हम सिप्ला में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करें। इसका देखो ROC 17% 20% के आसपास है। बाद में यहाँ पे ये एक डॉक्टर रेड्डी सर्च करता, डॉक्टर रेड्डी का ROC भाई 26% है। तो भाई आरती ड्रग से अच्छा जो कंटेंट बेच रहे, कंटेंट बेचने वाले कंपनी से अच्छा भाई मेडिसिन बेचने वाले कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करें हम। सही बात है ना। ROC कितना बेकार है भाई आरती ड्रग्स। कुछ नहीं देखते, फिर अभी आगे चलते हैं। कोई नहीं, आगे चलते हैं।
तो मैं आपको सीधा ईयरली लेके चलता हूँ सेल्स पे। अगर लास्ट 5 ईयर की बात करूँ तो 2020 में इन्होंने 1635 करोड़ का सेल्स किया था, और अभी इनका सेल्स हो गया है 1635 करोड़ से बढ़ के 2267 करोड़। सेल्स ग्रोथ भी यार सच्ची में काफ़ी स्लो है, क्योंकि देखो इसमें कंपटीशन बहुत है। अगर आप मेडिसिन लाइन में देखोगे ना, 26,000 से भी ज़्यादा दवाइयाँ हैं, समझ रहे हो, 26,000 से भी ज़्यादा दवाइयाँ। यानी कि एक ही पैरासीटामॉल 10-10 हज़ार कंपनी बना रही है। सिप्ला वाला भी बना रहा है, लुपिन वाला भी बना रहा है, टोरेंट वाला भी बना रहा है। एक बुखार की दवाइयाँ 10 कंपनी बना रही है, एक सर्दी की दवाइयाँ 20-20 कंपनी बना रही है। कहीं पे ये बिकता है, कहीं पे वो बिकता है, किसी को कोई दवाई सूट होती है, किसी को कोई दवाई सूट होती है। सर्दी की एक दवाई वो 20-20, 30-30 कंपनी बना रही है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें वजह से, और दवाइयाँ काफ़ी सस्ती बनती भाई। अगर मैं बता दूंगा तो कितने लोग का भाई मेडिकल बंद हो जाएगा। 5-5 रुपये की दवाइयाँ भाई बनती है, बन के आती है, मेडिकल वाले को 5 रुपये पे मिलती है, बेचते कितने की, 40 रुपये की बेचते हैं। तो कंपटीशन बहुत है इसमें, जिसकी वजह से इनको मेरे ख्याल से सेल्स में काफ़ी दिक्कत हो रही है। पर अगर मैं ईयरली बड़े स्केल पे बात करूँ तो 2013 में इनका नेट प्रॉफिट था 45 करोड़, जो कि एक टाइम पे इनका नेट प्रॉफिट पहुंच गया था 258 करोड़ के आसपास। जब ये बीमारी फैली थी ना 2020 में, कोरोना, उसके बाद लोग दवाइयों का काफ़ी यूज़ बढ़ गया था। इसके वजह से इनके नेट प्रॉफिट में हमको बढ़त देखने के लिए मिल रही है, देख सकते हो। ये जब कोरोना 2020 में था, और वहाँ से फिर लोग सर्दी की गोली, पेन किलर, ये सारी मेडिसिन काफ़ी मतलब लोग कंज्यूम करने लगे, जिसके वजह से इनका देख सकते हो कि वहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ के आ रहा है 2021 में 258 करोड़ का। फिर उसके बाद उनका नेट प्रॉफिट वहाँ से कम होते गया, और इसके वजह से भाई हमको सेल्स ग्रोथ, स्टॉक में गिरावट दिख रही है। देखो मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। फायर, ये देखो, वही 2020 में इन्होंने मस्त धंधा किया था, तो इनका स्टॉक का प्राइस पूरा रॉकेट हो गया था। अब वहाँ से इनकी भाई सेल्स गिरी, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट्स थे, मतलब ये कोरोना सब ख़त्म हो गया, लोग बीमार होना बंद हो गए, सब मतलब नॉर्मल होने लगा, तो स्टॉक का प्राइस भी नॉर्मल होने लगा, समझ गए। तो भाई देखो स्टॉक क्यों गिर रहा है, इसका रीज़न यही है। कोरोना में इन्होंने दवा के धंधा किया, उसके बाद इनका धंधा नॉर्मल हो गया। जैसे कि बोलते कि मास्क का धंधा बहुत चल पड़ा, 50,000 1-1 लाख मास्क दिन में बिक रहे थे। पर जब मोदी जी ने बोल दिया टावल यूज़ कर सकते हो, घर पे जो टावल है वो भी यूज़ कर सकते हो, तो मास्क की जो बिक्री थी वो गिर गई। तो मास्क भाई कोई पहनता ही नहीं था तब से। तो सेम इसमें यही हुआ है, इनका नेट प्रॉफिट डाउन है और स्टॉक का प्राइस कंटिन्यू गिरते जा रहा है। बाद में देखो रिजर्व इनके पास अच्छे खासे पड़े, 1083 करोड़ के आसपास। एंड में मैं आपको बताऊंगा इस स्टॉक में क्या करना है। बोरिंग्स भी इनके पास 475 करोड़ है, तो बैलेंस शीट ठीक है, कर्जा भी है, तो उसके ऊपर इनके पास रिजर्व भी पड़ा है, कैश भी पड़ा है। नीचे जब आते हैं तो देखो इनके पास जगह भी अच्छा है, 88 करोड़ के आसपास बिल्डिंग्स है, 177 करोड़ के पास मशीन वगैरह है, 853 करोड़। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई भी जब नया धंधा डालता है ना, तो इनको ये सारी चीज़ लगती है, तो कोई भी ये जल्दी धंधा नहीं डाल सकता। ये होना काफ़ी बड़ी बात है कंपनी के लिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और बाद में इनके पास कैश भी पड़ा है 4 करोड़ के आसपास, यानी कि रिजर्व इनके पास कुछ 1090 करोड़, यानी कि 1100 करोड़ के पास रिजर्व पड़ा है, और बोरोइंग इनके पास 475 करोड़। यानी कि बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ ठीक है, बिजनेस भी सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इसमें कम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। पब्लिक की होल्डिंग इसमें अराउंड 30% के आसपास है, इस बात को ध्यान रखना। पब्लिक्स की भी होल्डिंग ज़्यादा है, 30% काफ़ी ज़्यादा होती है। बाकी एफआईज़ की होल्डिंग 2% है, डीआईज़ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने इसमें इंटरेस्टेड दिखाया अपना। तो देखो अब ओवरऑल हम बात कर लेते भाई स्टॉक के ऊपर। धंधा सही है इनका, जो ये काम करते, जो बिज़नेस करते वो सही है। पर क्या हुआ, कोरोना में लोग बुखार, सर्दी, सर दर्द, बैक्टीरिया और जो भी बीमारी होने लगी, उसके वजह से क्या हुआ, दवाइयों की बिक्री ज़्यादा हो गई, मेडिसिन ज़्यादा बिकने लगे, तो इनका बिज़नेस वो टाइम काफ़ी चल पड़ा, इसलिए इनका नेट प्रॉफिट कितना 258 करोड़ तक पहुंच गया, 45 करोड़ से, समझ रहे हो। स्टॉक वहाँ पे एकदम बूम हो गया। पर क्या हुआ, जैसे ही कोरोना कम हुआ, बीमारी कम हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, इनका सेल्स कम हो गया। सेल्स कम हो गया तो नेट प्रॉफिट कम हो गया, और नेट प्रॉफिट कम हो गया तो स्टॉक का प्राइस भी धीरे धीरे कम होने लगा। तो सारी दिक्कत इनके नेट प्रॉफिट पे है। तो मेरे ख्याल से ये जो अभी लेवल्स चल रहे 563, 500 काफ़ी अच्छे लेवल से फ्यूचर के लिए। और यही सारे स्टॉक देखो मल्टी बैगर बनते हैं, मतलब, और ये सारे स्टॉक पे थोड़ा रिस्क भी लेना रहता है। ऐसा नहीं कि भाई ये सडनली बहुत कुछ इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेडिसिन की जो सेल्स रहती है वो एक स्केल पे चलती है, यानी कि ऐसा नहीं कि सडनली बहुत लोग बीमार होने लगेंगे या सडनली बहुत कम लोग मेडिसिन खाना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा।
जो महीने में एक पत्ता यानी कि 1 स्ट्रिप गोली खा रहा है मेडिसिन, तो वो 1 स्ट्रिप ही खाएगा, 2 स्ट्रिप नहीं खाएगा, समझ रहे हो ना। और इसमें ठीक भी होते ना बीमारी, तो मेडिसिन बंद भी होती लोगों की। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर बोल रहा है कि भाई तुम शुगर की दवाई 1 महीना खाओ ठीक हो जाओगे, तो वो 1 ही महीना खाएगा, 1 महीने के बाद नहीं खाएगा, और लिमिट में खाएगा। और जिसको 3 गोली खाना हो 3 ही गोली खाएगा। ऐसा नहीं अचानक से कंज्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, 4 गोली खाने लगेंगे, नहीं। ये धीरे धीरे कंज्यूम बढ़ता है मेडिसिन में। जैसे जैसे आबादी वगैरह बढ़ेगी, बीमारी और बढ़ेगी, वैसे वैसे बढ़ता है। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि अभी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक में हमको काफ़ी लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करना होता है, आने वाले 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए। फिर 5-6 सालों में इनका मार्केट कैप डबल ट्रिपल हो सकता है, स्टॉक का प्राइस भी 3 से 4 गुना हो सकता है। और मेरे ख्याल से मेरा एक पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, इनसे अच्छा ये जो ड्रग्स बना रही है, इससे अच्छा भाई जो मेडिसिन बेच रहे हैं, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला हो गया, इंटास, लुपिन, भाई उन्होंने अच्छा रिटर्न्स दिया है। तो मेरे ख्याल से अगर मेरा पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, मैं रहता तो फिर आरती ड्रग्स छोड़ के मैं टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ, उसके बाद सन फार्मा, सिप्ला, ये सारे मेडिसिन की ओर मैं चले जाता, इसमें इन्वेस्टमेंट करता था। मैं एक पर्सनल बता रहा हूँ, वैसे आपको इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। तो ये था भाई ओवरऑल आरती ड्रग्स के बिज़नेस के बारे में। पहले हमने बिज़नेस समझा, ये कंटेंट बनाते, फिर बाद में समझा कि इनका स्टॉक का प्राइस इतना ऊपर क्यों गया था, क्योंकि कोरोना में इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। फिर बाद में इनका जो प्रॉफिट हो गया वो नॉर्मल हो गया, जो जितना वो करते थे उसके वजह से क्या हुआ, इनका स्टॉक का प्राइस गिरने लगा। और ये काफ़ी अच्छे लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, शॉर्ट टर्म में मत सोचना कि कुछ बड़ा इसमें हो जाएगा। तो ये था भाई आरती ड्रग्स के ऊपर एक वीडियो। कुछ मैं अगर वीडियो में मिस हो गया रहूँगा तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर देना या कमेंट में कर देना, क्योंकि भाई देखो, एक तो मैं नया हूँ वीडियो बनाने में, अगर आप सामने रहते तो कुछ मैं काफ़ी और अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँगा। पर कैमरे में क्या ना, परफेक्ट लाइन टू लाइन बोलना होता है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी होती है। मतलब और भी कुछ मैं ज़्यादा डीप नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो काफ़ी मेन पॉइंट बोलने रहते, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना भूल भी जाता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगा रहेगा कि कुछ इसमें मैंने मिस किया या आपको कुछ जानना भी है, तो भाई कमेंट कर देना, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दे दूँगा। तो ये था भाई आरती ड्रग्स के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा, आपको बिज़नेस भी समझ में आया रहेगा। इस वीडियो में आपको कोई भी भाई बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी बाय सेल का कॉल लेना रहता है एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस वीडियो में भाई आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।